Good afternoon, everyone. I welcome all on last day of this session. I would like to invite Mr. Sudesh More sir to kindly continue the session. Thank you, ma'am. Welcome to all the participants once again. And today is our last day. So we'll be covering the next layers, layer 3 and layer 4 today. So I think लास्ट 6 days से आपने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, काफी सारी चीजें आपने सिमुलेशन प्लेटफॉर्म पे की। तो उसमें हमने मेनली बेसिक सर्किट्स देखे, सेंसर्स देखे, एक्चुएटर्स देखे और आर्डिनो की काफी हमने प्रोग्रामिंग की। Now what we have learned from all these layers is कि जो हार्डवेयर लेवल पे या जो सेंसर्स लेवल पे, जो एक्चुएटर्स लेवल पे हम जो काम करते हैं वो किस तरीके से किया जाता है, सेंसर किस तरीके के होते हैं, एनालॉग होते हैं, डिजिटल होते हैं, एक्चुएटर्स डिजिटल और एनालॉग होते हैं एंड सो ऑन। सो आज हम इसके आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे लेयर 3 और लेयर 4 की, जिसमें हम कनेक्टिविटी एंड आई इंटरनेट एक्सेस हम कैसे करते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो जो प्रैक्टिकल हमने किए हैं उसके लिए टिंकरकैड से को हमें थैंक्स कहना चाहिए, बिकॉज इतने अच्छे तरीके से हमने बहुत इजीली इस वर्कशॉप में प्रैक्टिकल्स को कर पाए। हाउएवर टिंकरकैड की भी अपनी लिमिटेशन है। इनफैक्ट मेरे नॉलेज में और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें अपन इतने अच्छे से ऑर्डिनो जैसे प्लेटफॉर्म को सिमुलेट कर सकें। सर्किट डिजाइनिंग और सर्किट सिमुलेशन के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर के जो है प्लेटफॉर्म्स वो कम है, और जो है भी वो काफी थोड़े से डिफिकल्ट से हैं। सॉफ्टवेयर लेवल के प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर सबके पास हो ये जरूरी नहीं है, और उनको काफी सारे सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री भी नहीं है, पेड सॉफ्टवेयर है। तो आगे की जो लेयर्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। अगेन अगर आपके कोई डाउट्स हैं कल के सेशन में, प्रीवियस सेशन में, तो आप चाहे तो पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। मुझे आप पूछ सकते हैं, आज आपका लास्ट डे है तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज कनेक्टिविटी लेयर एंड फोर्थ इज सर्वर एंड क्लाउड लेयर। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज कनेक्टिविटी लेयर। तो लेयर 3 और लेयर 4 में अनफॉर्चुनेटली हम कोई एक्सपेरिमेंट्स या सिमुलेशंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि कनेक्टिविटी लेयर को सिमुलेट कर सके। टिंकरकैड भी ऑनलाइन जब से हमने वेबिनार स्टार्ट किए, तो मेरे पास जब वेबिनार की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, तो मेरे पास पहले तो 1 डे 2 डे इस टाइप के रिक्वेस्ट आए, फिर 7 डेज 14 डेज की भी रिक्वेस्ट आए। तो मैंने सोचा कि हम 14 दिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसमें सिर्फ 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है, हम क्या बताएंगे, क्योंकि आप ऑनलाइन तो प्रैक्टिकल कर नहीं सकते। तो हमने थोड़ा सर्च किया, प्रैक्टिकली इधर उधर चीजें देखी, प्लेटफॉर्म्स देखे, और हमने पाया कि टिंकरकैड बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, और टिंकरकैड पे एटलीस्ट हम लेयर 1 और लेयर 2 को हम सिमुलेट कर सकते हैं। लेकिन टिंकरकैड में लेयर 3 और लेयर 4 के ऑप्शंस, सिमुलेशन ऑप्शंस नहीं है। और अगर आप सभी लोगों के पास हार्डवेयर होता है आपके हाथ में, तो हार्डवेयर जो है, अगर आपके पास हार्डवेयर होता है तो हम डेफिनेटली कनेक्टिविटी लेयर और लेयर 4 सर्वर और एक्चुएटर, सर्वर और क्लाउड्स वगैरह को भी देखते हैं। लेकिन चूंकि आप सब लोगों के पास हार्डवेयर नहीं है, तो जो है हम इसको प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे। तो अमित पूछ रहे हैं सर प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करें। तो अमित देखिए, इनफैक्ट इसके बारे में मैं थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन डिस्कस करूंगा कि एज ए स्टूडेंट्स आप लोग क्या क्या चीजें सीख सकते हैं और क्या नहीं सीख सकते। तो इनफैक्ट मैं यहाँ से एक कंप्लेंट के साथ स्टार्ट करूंगा कि मेरा इंटरेक्शन इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ हो चुका है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर काफी निराश करते हैं। क्यों निराश करते हैं? क्योंकि आप लोग की एक सबसे खराब आदत रहती है स्पून फीडिंग की। स्पून फीडिंग मतलब आपको हर एक चीज कोई बताए, कोई समझाए, कोई करके देखे तो ही आप करते हैं। तो जैसे अगर अपन प्रोग्रामिंग की बात करें, तो अगर आप ऑर्डिनो के बारे में जरा सा भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे, इतने सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, इतने सारे वीडियोस मिलेंगे कि आप बहुत सारी चीजें खुद से सीख सकते हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ कि अगर आप सारी चीजें खुद से सीखते हैं तो आपको डाउट्स आते हैं, और डाउट क्लियर करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, राइट। तो डाउट हम जैसे लोग आपके क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जो स्टार्ट पॉइंट होता है वो आपको करना भी जरूरी है। यही इसी को मैं इंजीनियरिंग आईक्यू कहता हूँ। तो खैर इसके बारे में हम थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन जो है हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करता हूँ।
तो अभी मतलब लास्ट 2-3 मंथ्स में आई एम श्योर कि मैंने कम से कम 700-800 स्टूडेंट के सेमिनार और वेबिनार ले चुका हूँ। हाउएवर हार्डली उन 700-800 स्टूडेंट में से कोई वर्कशॉप के बाद कांटेक्ट करता है कि सर मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, या मुझे ये डाउट आ रहा है, या मुझे वो डाउट आ रहा है। क्योंकि आपके लिए वेबिनार और वर्कशॉप जो है बस एक 3 घंटे का या 1.5 घंटे का सेशन होता है, आपको अटेंडेंस करनी होती है और फिर आप उसके बाद उस चीज को भूल जाते हैं। जबकि दिन भर आप घर पे अकेले हैं, यूट्यूब पे आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, लेकिन उसी एक्टिविटीज में थोड़ा सा टाइम अगर आप अपने लर्निंग सेल्फ लर्निंग में लगाएं तो आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या। तो अमित, आपको अगर प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग रखनी है तो देखिए, प्रोग्रामिंग जो है अगेन बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, कोर्सेरा है और बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म भी नाम मुझे ध्यान है, जिसमें आपको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं और इसके बारे में आपको बड़े आराम से वहां पे आप सीख सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग ऑब्वियसली आप घर बैठे बैठे तो नहीं कर पाएंगे, आपको कम से कम बुक्स परचेज करनी होगी, कुछ वीडियोस देखने होंगे। ठीक है, तो अगर आपका प्रोग्रामिंग बेसिक नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑर्डिनो से स्टार्ट करें। ऑर्डिनो के बहुत सारे आपको ऑनलाइन वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें वो बेसिक बेसिक कई कई वीडियोस प्रोग्रामिंग भी एक्सप्लेन करते हैं, और उसकी प्रैक्टिस आप टिंकर कैड पे करें और बहुत ही कम खर्चे में, मतलब हार्डली 500 रुपए का ऑर्डिनो बोर्ड आता है, कुछ शीट्स अगर आपको लेनी है या सर्किट्स लेने हैं, ठीक है, तो आप मतलब 1000-1500 में सारा किट परचेज करके सेल्फ सीखना स्टार्ट करते रहें। तो धीरे धीरे जो है आपका प्रोग्रामिंग का जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग होता जाएगा, और ये एक बेसिक लेवल आने के बाद फिर आप अच्छे अच्छे कोर्सेज करें, हम जैसे लोगों को कांटेक्ट करें कि सर हम जो है हम इस प्रॉब्लम्स पे हम फंसे हुए हैं, आप थोड़ी सा गाइड कर दे, तो हम डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे। अगर ज्यादातर जो थोड़े बहुत स्टूडेंट जो अप्रोच जो मुझे करते हैं वो ऐसे अप्रोच करते हैं कि सर मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट में आप हमें क्या हेल्प कर सकते हैं। मैं इनसे ये सवाल करता हूँ, इस प्रोजेक्ट में आप क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं सर? ए हम यूज कर रहे हैं, बी यूज कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, डी कर रहे हैं। मैंने बोला आपने ए पे पहले काम किया? नहीं सर पहली बार कर रहा हूँ। बी पे पहले काम किया? नहीं सर पहली बार कर रहा हूँ। सी पे पहले काम किया? नहीं सर पहली बार। तो प्रोजेक्ट, तो हमारा अप्रोच ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमने कभी कुछ नहीं किया होता और हम एक बार में सारी चीजें कर ले, तो हम चाहते हैं हमारे हाथों में एक जादू की छड़ी और हम सब चीज बना लें। तो ऑब्वियसली उसको स्पून फीडिंग ही कहते हैं। पहले आप ऑर्डिनो पे प्रैक्टिस करें, आप पहले सेंसर्स पे प्रैक्टिस करें, आप बहुत सारी चीजों पे प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपसे प्रोजेक्ट बन सकता है, राइट? आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आपको हर एक चीज समझाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो आई होप कि आगे जब भी आप काम करें तो इन सारी चीजों को सीखें। तो मैं और ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ और हम अपने प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेयर 3 जो है वो बात करता है कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी मीन्स आपके हार्डवेयर को जो है, जो इंटरनेट से कनेक्ट करेगा, ठीक है, उसी को हम कनेक्टिविटी लेयर कहते हैं। ठीक है, जो हमारा हार्डवेयर जिससे इंटरनेट से जो कनेक्ट होगा, तो इसको हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं? तो हम जो अपनी इंटरनेट की जो कनेक्शन है उसको हम वायर्ड फॉर्म में ले सकते हैं और वायरलेस फॉर्म में, दोनों फॉर्म में ले सकते हैं। आपका जैसे मोबाइल फोन जो है वो सबसे अच्छा एग्जांपल है आईओटी डिवाइस का, और उसमें जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो वायरलेस है। वहीं पे अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और आप वाईफाई से नहीं कर रहे हैं, आप एक इथरनेट पोर्ट से कर रहे हैं, लैन में आपने केबल लगा रखा है डेस्कटॉप कंप्यूटर पे, तो वो एक वायर्ड कनेक्टिविटी होगी। तो जो कनेक्टिविटी लेयर है उसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक वायर्ड कनेक्टिविटी और एक वायरलेस कनेक्टिविटी। तो वायर्ड कनेक्टिविटी का एग्जांपल है आपका लैन, इथरनेट, और वायरलेस कनेक्टिविटी का है आपका वाईफाई, ब्लूटूथ। अगर ब्लूटूथ से हम इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, बट ब्लूटूथ से हम एटलीस्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वायरलेस जो है वो ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं वायरलेस कनेक्टिविटी जो है। एक तो डायरेक्ट वायरलेस कनेक्टिविटी, जिसमें हम डायरेक्टली इंटरनेट से जुड़ जाएं, जिसमें हमारा एग्जांपल है वाईफाई, जीपीआरएस, 3G, 4G, और आने वाले टाइम में 5G भी आने वाला है जो कि और भी एडवांस है। तो ये सारे जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, दीज आर डायरेक्ट कनेक्टिविटी। हाउएवर डायरेक्ट कनेक्टिविटी से फॉर एग्जांपल वाईफाई के लिए आज हम एक डेमो भी देखेंगे जिसमें वाईफाई मॉड्यूल यूज करेंगे। तो टिंकर कैड में भी ESP 8266 आई थिंक नंबर है, थोड़ा सा नंबर हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ। ESP मॉड्यूल होता है वाईफाई मॉड्यूल। तो लास्ट ईयर तक, मतलब 2019 तक जो है आप अगर कोई भी कोड ऑर्डिनो में सॉरी टिंकर कैड में लिखते हैं तो आप टिंकर कैड की मदद से लाइव वेबसाइट पे डेटा भेज सकते थे। लेकिन टिंकर कैड ने इस साल से इस फीचर को हटा दिया। उसने रीजन दिया है सिक्योरिटी फीचर्स हैं। सिक्योरिटी फीचर्स ऑब्वियसली होते हैं क्योंकि आप एक प्लेटफॉर्म की मदद से किसी भी सर्वर पे कोई भी डेटा भेज सकते हैं,
तो एक आइडेंटिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ लोग इसका मिसयूज भी कर सकते हैं। इस वजह से टिंकरकैड ने जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी देना बंद कर दिया। एक ही मॉड्यूल था उसके अंदर वाईफाई मॉड्यूल, वो भी उसने बंद कर दिया। इसी वजह से हम उसका कोई सिमुलेशन नहीं कर पा रहे हैं। वाईफाई मॉड्यूल अभी भी है, लेकिन उससे हम इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। तो आपके जो वायरलेस ऑप्शंस होते हैं, इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, एक डायरेक्ट जैसे मैंने बताया और एक इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट की जरूरत इसलिए पड़ती है कि कई बार हार्डवेयर बहुत ही स्मॉल साइज और लो पावर हो सकते हैं। ऐसे केस में हर एक हार्डवेयर को इंटरनेट कनेक्शन देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, अगर आप इंटरनेट कनेक्शन वाईफाई के थ्रू देना चाहते हैं, तो मान लीजिए आपने एक कैंपस में स्मार्ट स्ट्रीट लाइट इंप्लीमेंट की है, तो स्मार्ट स्ट्रीट लाइट में हर स्ट्रीट लाइट को आप आईओटी से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आईओटी से कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है। इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए हमें पूरा जहां जहां पूरा आपका जो कैंपस है आरजीपीवी का, से फॉर एग्जाम्पल सॉरी आपका से ट्रूबा का जो भी कैंपस है, वहां पे जितने भी स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको हमें वाईफाई कनेक्शंस देने पड़ेंगे। तो हमें एक बहुत बड़ा वाईफाई नेटवर्क बनाना पड़ेगा, तभी ये सही चीजें चल पाए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमारा कॉस्ट काफी बढ़ जाता है और रिलायबिलिटी भी थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, इनडायरेक्ट वायरलेस कनेक्टिविटी की बात करते हैं, जिसमें जो ये सारे स्ट्रीट लाइट है ये अपना खुद का एक छोटा सा लोकल वायरलेस नेटवर्क क्रिएट करेंगे, और इन लोकल वायरलेस नेटवर्क में किसी एक डिवाइस पे हम इंटरनेट कनेक्टिविटी देंगे, और उस एक डिवाइस की मदद से सारे के सारे जो डिवाइस हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से इसको हम इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी कहते हैं, जिसमें हमारा जो डिवाइस है उसके पास डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं होती है, वो एक लोकल वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट होता है, और वो जो लोकल वायरलेस नेटवर्क है वो किसी डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। तो अभी जो मोस्ट पॉपुलर जो ऑप्शन चल रहा है वो इनडायरेक्ट वायरलेस कनेक्टिविटी है इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए आपके बहुत बड़ा एरिया है, उसमें 50, 100, 2000 आईओटी डिवाइसेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो इतने आईओटी डिवाइस में हर एक में आप एक वाईफाई कनेक्टिविटी दें, और ये अगर बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं तो इस पूरे एरिया में आपके पास एक वायरलेस वाईफाई नेटवर्क हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए वो इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी का यूज करते हैं, और इस टाइप के डिवाइसेस को हम कहते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क। मतलब इस टाइप के जो नेटवर्क होता है उसको हम वायरलेस सेंसर नेटवर्क कहते हैं, और इसको यूज किया जाता है यूजुअली लो पावर लॉसी नेटवर्क्स के लिए। तो जो डिवाइसेस हैं और जो लो पावर है उसके लिए इनको यूज किया जाता है। तो अमित अगेन पूछ रहे हैं, सर कैन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर सिक्योरिटी इन आईओटी? सो अमित, वेरी गुड। इनफैक्ट आईओटी इतना वास्ट टॉपिक है कि 7 दिन क्या 1 महीना भी कम पड़ेगा, बट उसके लिए ऑब्वियसली हमें एक मैच्योर ऑडियंस की जरूरत है। ऐसे लोगों को मैं बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट नहीं सिखा सकता जिन्होंने आईओटी पे कभी काम नहीं किया। तो इसी वजह से हमें हर जो सेमिनार होते हैं, वेबिनार होते हैं, हम बिल्कुल स्टार्ट से जीरो से बताने पड़ते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम 90-95% और जो हमारी ऑडियंस होती है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उन्होंने आईओटी पे कभी काम नहीं किया होता, राइट। सो एक क्वेश्चन अमित बहुत अच्छा पूछ रहे हैं, सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं क्या सिक्योरिटी आईओटी में? तो इसमें है ना, ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा है, लेकिन इसमें इतनी डीप चीजें हैं जो हमें बात करनी है इसके बारे में। तो सबसे पहले सिक्योरिटी क्या होता है, ठीक है, हम क्या कहते हैं सिक्योरिटी को, ठीक है, और आईओटी में सिक्योरिटी का क्या मायने हैं, क्या मीनिंग है। तो सिक्योरिटी पे तो दुनिया में सिर्फ इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी हुई है आईओटी पे जो सिर्फ सिक्योरिटी पे डील कर रही है। ऐसी कंपनियां जो सिर्फ कनेक्टिविटी पे बात कर रही है, ऐसी कंपनियां जो सिर्फ आर्डुइनो जैसे प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। तो देयर आर स्पेशलाइजेशन इन आईओटी। तो दुनिया भर में स्पेशलाइजेशन पे कंपनीज हैं, और उसके स्पेशलाइज्ड इंजीनियर की जरूरत है। ऐसे इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है जिनको जीरो से कुछ नहीं आता, ठीक है। तो इसीलिए इट इज वेरी इसेंशियल कि आप लोग जो हैं अपने थोड़ा सा जो एक दुनिया में है कि आप दुनिया के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं, बस आप अपने लिमिटेड से बाहर निकल के आपको पढ़ना पड़ेगा कि आईओटी पे कितना सारा काम हो रहा है, क्या सारी चीजें। तो सिक्योरिटी क्या है, जरा हम उसको समझ लें। सिक्योरिटी बेसिकली एक फीचर, जिसे हमने बोला कि हमने वायरलेस अपने आईओटी डिवाइस को कनेक्ट करना, ठीक है। तो जो वायरलेस आईओटी डिवाइस है उसको क्या हैक किया जा सकता है? क्या हम कि जैसे आपके वाईफाई लगा हुआ है, क्या वाईफाई को हैक किया जा सकता है? तो आंसर है यस एंड नो बोथ, ठीक है। तो बेसिकली वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है? वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब है हवा में हम डेटा भेज रहे हैं। ये डेटा अगर एनक्रिप्टेड नहीं हुआ, एनक्रिप्शन टेक्निक्स इसमें नहीं लगाई गई, तो कोई भी इस डेटा को देख सकता है और आपके सिस्टम को हैक कर सकता है। तो हैक करने के लिए हम एनक्रिप्शन लगाते हैं, और इन एनक्रिप्शन के बहुत सारे लेवल्स होते हैं, लेयर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जो इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग में जो है आपकी जो सिक्योरिटी की हम बात करें,
आप किसी भी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं और अपना जो है अपना बैंक अकाउंट या इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट ओपन करते हैं। तो बैकएंड में बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है, जिसमें एक सबसे सिंपल सा फीचर शायद आपको पता हो कि जब भी आप कोई क्रोम में कोई पेज ओपन करते हैं, ठीक है, कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो उस वेबसाइट के लेफ्ट में HTTP अगर ग्रीन में आ रहा है मतलब वो वेबसाइट ऑथेंटिक है। अगर वो ग्रीन में नहीं आ रहा है तो वो वेबसाइट ऑथेंटिक नहीं है, उसके साथ कुछ समस्या है। तो क्रोम, गूगल क्रोम या जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करें वो भी आपको सिक्योरिटी फीचर दे रहा है। तो सिक्योरिटी बेसिकली का मतलब ये है कि आप जो वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं इसको कोई हैक तो नहीं कर लेगा, कोई इसको कंट्रोल तो नहीं कर लेगा। तो ऑब्वियसली इस सिक्योरिटी फीचर के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, और क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड IoT यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं कि हर जगह हैक होगा। अगर हर जगह हैक हो जाएगा तो सिस्टम चल नहीं पाएंगे। एडवांस लेवल एल्गोरिथम्स अवेलेबल है। AES CCM जो है इस टाइप की कुछ इंक्रिप्शन टेक्निक है जिसको यूज किया जाता है। ब्लॉकचेन जो है इन एन्क्रिप्शन टेक्निक के भी ऊपर यूज किया जाता है। तो ब्लॉकचेन अमित जो है वो ऐसे किसी भी टेक्नोलॉजी पे हम यूज कर सकते हैं जहां पे डेटा यूज हो रहा हो, राइट। तो ब्लॉकचेन का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस हम करते हैं, बहुत हाई लेवल ऑफ उसकी एन्क्रिप्शन टेक्निक करते हैं। तो डेफिनेटली IoT में जो ब्लॉकचेन है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। और ब्लॉकचेन जो है वो बेसिकली लेयर 4 में आता है, जहां पे हम जो है जो डेटा हमें कलेक्ट हुआ है उसकी सिक्योरिटी, उसका एनालिसिस, उसको हम कोई इसको करप्ट ना करे, ये सारी चीजें हम ब्लॉकचेन में देखते हैं। आई होप अमित आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी में क्या होता है, अगर आपका जो कोई एक IoT डिवाइस है वो अगर डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसको हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी कहते हैं। सिमिलरली अगर आपका इनडायरेक्ट जो कनेक्टिविटी होती है उसमें क्या होता है, ये देखिए आपके बहुत सारे डिवाइसेस है। तो हम इनफैक्ट हम इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इंडस्ट्रियल लेवल के जो बहुत सारे प्रोडक्ट है उसमें हम यही IoT आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। और ये जो मॉड्यूल्स है ये आपस में एक लोकल वायरलेस नेटवर्क क्रिएट करते हैं। लोकल वायरलेस क्रिएट करने का एडवांटेज ये होता है कि एक तो लोकल वायरलेस नेटवर्क जो है वो लो पावर होता है, तो उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं होती है, हम वाईफाई डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, सो ऑन। तो ये अपना एक खुद का एक लोकल वायरलेस नेटवर्क क्रिएट करता है। इस लोकल वायरलेस नेटवर्क को एक स्टैंडर्ड नाम दिया गया है, उसको हम कहते हैं वायरलेस सेंसरी नेटवर्क। ठीक है, वायरलेस सेंसरी नेटवर्क। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको एज राउटर या रूट या सिंक डिवाइस कहते हैं, और इस डिवाइस में डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है। बाकी डिवाइसेस में नहीं होती है, सिर्फ इस डिवाइस में होती है डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी होने की वजह से इसमें इंटरनेट अवेलेबल है, और ये जो लोकल वायरलेस नेटवर्क क्रिएट हो रहा है ये आपस में बातचीत करके ये वाला जो मॉड्यूल है वो बाकी सभी डिवाइसेस को जो है इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है। ये है आपका एग्जांपल इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी विद इंटरनेट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो वायरलेस सेंसरी नेटवर्क, ठीक है, वायरलेस सेंसरी नेटवर्क बेसिकली क्या है। वायरलेस सेंसरी सेंसर नेटवर्क्स कैन बी डिफाइंड एज सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड इंफ्रास्ट्रक्चरलेस वायरलेस नेटवर्क्स to monitor physical or environmental conditions such as temperature, sound, vibration, pressure, motion और politics. सो वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड है। सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड करने का मतलब क्या है कि आपने जैसे कि अगर अपन एग्जांपल लें, आपका अगर हम कहें कि आप एक घर पे जो डिश टीवी यूज करते हैं, ठीक है, तो डिश जब आपका घर पे आती है, ठीक है, तो एक पर्सन आता है, इंस्टॉल करता है, पूरी कॉन्फ़िगरेशन करता है, तब जाके आप अपने घर पे जो है टीवी देख पाते हैं। तो आपको उसमें कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं। सिमिलरली आपको एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, डिश खरीदना पड़ेगा, एक अपना टीवी खरीदना पड़ेगा, बॉक्स करना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क के दो बहुत ही बड़े एडवांटेज होते हैं। ये सबसे एक बात, ये सेल्फ कॉन्फ़िगर होता है, मतलब इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, आपने लिया और डायरेक्ट जैसे आप ऑन करेंगे अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट कर लेगा और कॉन्फ़िगर भी कर लेगा। एंड सेकंड इज इट इज इंफ्रास्ट्रक्चरलेस, मतलब हमें इसके लिए कोई सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती। से फॉर एग्जांपल अगर वाईफाई बेस्ड नेटवर्क की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वाईफाई बेस्ड जो नेटवर्क है उस नेटवर्क में हमें वाईफाई फैसिलिटी होना जरूरी है। अगर आपकी वाईफाई फैसिलिटी वीक है तो आपका IoT प्रोजेक्ट भी वीक हो जाएगा, उसमें भी दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए हमें जब वायरलेस सेंसर नेटवर्क बनाते हैं तो हमने खुद का वायरलेस नेटवर्क बनाया, तो हमने खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इसको इंफ्रास्ट्रक्चर लेस वायरलेस नेटवर्क भी कहते हैं।
और इसमें हम क्या क्या मॉनिटर करते हैं, यूजुअली टेम्परेचर, साउंड, वाइब्रेशन, प्रेशर, मोशन एंड पॉल्यूटेंट्स, ये सारी चीजें हम मॉनिटर करते हैं। And to cooperatively pass their data through the network to the main location or sink where data can be observed and analyzed or sent to the servers by internet। तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे जो है हम ये सारे जो डिवाइसेस है ये कोऑपरेटिवली काम करते हैं और इस तरीके से काम करते हैं कि जो डेटा है वो ओरिजिन से सिंक डिवाइस पे चला जाए और वो सिंक डिवाइस जो है, जो आखिरी डिवाइस है, वहां से ये इंटरनेट पे चला जाए। तो उसको जो एग्जांपल अपन देख सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे डिवाइसेस हैं, तो मान लीजिए आप घर में ही कोई इस टाइप का कोई नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, एक आईओटी स्मार्ट होम बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें घर में बहुत सारे डिवाइसेस हैं। तो सारे डिवाइसेस को अगर आप स्मार्ट होम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको पूरे घर में वाईफाई देना पड़ेगा। तो अगर वाईफाई अवेलेबल नहीं है तो आपका जो घर है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर हम वायरलेस सेंसर नेटवर्क से इसको कनेक्ट करेंगे, से आपका ये कुछ हीटिंग मैकेनिज्म है, साउंड है, कुछ अलग अलग डिवाइसेस हैं, ये डिवाइसेस आपस में वायरलेस नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं और सिंक डिवाइस पे भेज रहे हैं। और इस सिंक डिवाइस में हमने इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रखी है, वो हम अलग अलग ऑप्शन से दे सकते हैं, वाईफाई से दे सकते हैं, इथरनेट से दे सकते हैं, या सीधा सिम कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा और वहां इंटरनेट से फिर हम इसको, इसकी फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं। तो ये जो वायरलेस सेंसर नेटवर्क है, ये एक्चुअली इसके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत की जा रही है। अभी आईओटी में अगर सबसे पॉपुलर कोई टॉपिक है तो यही है। मतलब आईओटी में बेसिकली दो ब्रॉड टॉपिक्स हैं, एक हार्डवेयर लेवल पे और एक है आईटी लेवल पे। तो हार्डवेयर लेवल पे सबसे ज्यादा इसकी बात हो रही है, मतलब वायरलेस सेंसर नेटवर्क की। और सॉफ्टवेयर या वेबसाइट लेवल पे अगर हम बात करें तो ब्लॉकचेन, एआई, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। So why? Okay. So why this one is the, क्यों इतनी ज्यादा इसके बारे में बात हो रही है? Because even before IoT there were many existing hardware options available which support direct internet connectivity. तो इवन IoT को प्रॉपरली मार्केट में लाने से पहले भी ऐसे बहुत सारे हार्डवेयर थे जिससे आप इंटरनेट से जुड़ सकते थे, जैसे कि मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन ऑल्दो इट्स एन IoT डिवाइस, बट इसको डेवलप एज IoT डिवाइस की तरह नहीं किया गया, इसको एज इस तरीके से बनाया गया कि जो यूजर होते हैं, हम जो है हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, हमें जो जो चीजों की जरूरत है उस हिसाब से मोबाइल फोन को बनाया गया। तो इन सारे जो एग्जिस्टिंग हार्डवेयर है उनमें क्या क्या प्रॉब्लम थी? मोबाइल फोन काफी कॉस्टली होते हैं, 5,000 से इसकी स्टार्टिंग होती है। ये पावर हंग्री होते हैं, तो अगर आजकल 2-2, 3-3 हजार के भी हार्डवेयर आने लग गए हैं जो चाइना से जो मोबाइल फोन्स होते हैं, तो अगर हम उनको बोले कि वो तो सस्ते हो गए हैं, अगर आपकी एप्लीकेशन में 2,000 इज नॉट अ कॉस्ट, देन हम उसको यूज कर सकते हैं। तो दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है पावर हंग्री। इसमें पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारी एक रिक्वायरमेंट आई है हमारे पास कि भाई जो सोलर, जो दूर दूर हम इरिगेशन सिस्टम होता है वहां पे सोलर पैनल से जो है हम इरिगेशन ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, लेकिन वहां पे ऑलरेडी वो सोलर पैनल से पूरा सिस्टम चला रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका मोबाइल फोन जो है अगर मान लीजिए 10 वॉट का भी मोबाइल फोन है और 100 वॉट का तो मेरा पैनल है, तो आईओटी डिवाइस के लिए मुझे 10 वॉट वेस्ट करना पड़ेगा, तो मेरा ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगा, तो मुझे सोलर पैनल बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो डिवाइसेस हैं वो आईओटी में यूज नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ये पावर बहुत कंज्यूम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 10 वॉट जो है, 10 वॉट भी आपकी एक ज्यादा पावर है क्योंकि हम इन आईओटी डिवाइस को ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, ये जरूरी नहीं। तो इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है लो पावर लॉसी नेटवर्क, मतलब लो पावर डिवाइसेस जिसको हम आईओटी की तरह यूज करते हैं। लॉसी का यहाँ पे मतलब होता है कि डिवाइसेस हो सकता है गड़बड़ काम करे, कभी सही काम करे, कभी गड़बड़ काम करे। ठीक है ना, तो गड़बड़ अगर काम कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि गड़बड़ अगर काम कर रहा है तो हम थोड़ा वेट कर लें, थोड़ी देर बाद वापस उससे कनेक्ट होने की कोशिश करें। ये सारे ऑप्शन उसके अंदर होने चाहिए। सो LLN जो है ये एक वायरलेस सेंसर नेटवर्क का टाइप है और ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज केस है वायरलेस सेंसर नेटवर्क। तो एडवांटेजेस क्या है वायरलेस सेंसर नेटवर्क के? ठीक है, तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क के एडवांटेजेस ये हैं कि ये फ्लेक्सिबल होता है, हम बड़े आराम से कहीं पे भी वायरलेस नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं होता इसको। फ्लेक्सिबल कैपेसिटी, अभी हमने 5 लगाए, कल को 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, इवन 50, 100, 200 कितने भी इसको किसी भी लेवल पे बढ़ा सकते हैं। स्केलेबल, बहुत सारे डिवाइसेस को भी हम वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल फोन आपका एक एग्जांपल है कि पूरे शहर में जो है आपके इतने सारे मोबाइल फोन हैं, सबको एंटीना से कनेक्ट कर सकते हैं। और वायरलेस का एडवांटेज ये होता है कि इसका इंस्टॉलेशन बहुत क्विक होता है, आपने लिया, जोड़ा, पावर दी और वो चालू हो गया। राइट,
इसका जो इंस्टॉलेशन है वो काफी क्विक होता है। ओके फाइन, तो ये था आपका लेयर 3। सो बेसिकली अगर हम लेयर 3 की बात करें तो लेयर 3 में अगर हम हार्डवेयर लेवल पे अगर हम जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है कि हम लेयर 3 से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हार्डवेयर लेवल पे बेसिकली हमारे पास ऑप्शंस हैं वाईफाई मॉड्यूल। तो ESP8266 जो है वो वाईफाई मॉड्यूल से हम कनेक्ट कर सकते हैं। और हम चाहें तो डायरेक्ट सिम कार्ड बेस्ड कनेक्टिविटी भी दे सकते हैं, ठीक है। एंड हम जो है इथरनेट से जो है इस चीज को हम कर सकते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस हैं जो हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो फिलहाल कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज भी आई हुई हैं, लेकिन अभी हम इन तीनों की बात करते हैं। तो वायरलेस कनेक्टिविटी में अगर हमारे पास ये 3-4 ऑप्शंस अवेलेबल है तो अपने हार्डवेयर को वायरलेस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो लेयर 3 में वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाली थी, लेकिन वो थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाता है, तो आई अवॉइड टॉकिंग टू मच अबाउट थ्योरेटिकल बिकॉज एनीवे आप लोग को प्रैक्टिकल ही ज्यादा याद रहता है, तो वी फोकस मोस्ट ऑन प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ। तो हम बात करते हैं लेयर 4 एंड लेयर 5 पे। तो लेयर 4 और लेयर 5 जो है दैट इज बेसिकली जो है आपका बात करता है, लेयर 4 टॉक्स अबाउट क्लाउड एंड सर्वर्स एंड वेबसाइट्स, और लेयर 5 जो है दैट बेसिकली इंप्लीमेंट्स आपका डेटा एनालिटिक्स, एआई एंड थिंग्स लाइक दैट। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हम आने वाले टाइम में एआई पे भी जल्दी काम करना शुरू करने वाले हैं। तो एआई को हम एक अलग टॉपिक से भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे इस वर्कशॉप में एआई को बहुत ज्यादा हम फोकस नहीं करते हैं, बट उसके बारे में बात जरूर हम करेंगे। तो बेसिकली सारा जो डेटा आपका जा रहा है वो जाता है सर्वर पे और क्लाउड पे। तो सर्वर और क्लाउड में बस छोटा सा डिफरेंस होता है कि सर्वर जो है हम अपने खुद के बनाते हैं और क्लाउड जो होता है वो रेडीमेड कोई कंपनी प्रोवाइड करती है जो सर्वर की तरह ही एक्ट करती है, लेकिन हमारे लिए वो सर्वर की तरह नहीं दिखता, हमें लगता है हम कोई एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हैं। तो इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे अमेजन वेब सर्विसेज जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो आईओटी के लिए इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है, हम अपने सारे डिवाइसेस को अमेजन वेब सर्विसेज से कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ इवन अमेजन वेब सर्विसेज पे भी हम कुछ प्रैक्टिकल कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेजन वेब सर्विसेज में कुछ फ्री ऑप्शंस भी हैं, लेकिन अगेन आपको वो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मांगता है, और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप वो अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। तो हो सकता है कुछ आने वाले महीनों में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जो हमें ये सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड करे। तो अगेन वर्कशॉप में हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सारे स्टूडेंट के पास क्रेडिट कार्ड हो, तो अगेन इस वजह से हम अमेजन वेब सर्विसेज प्रैक्टिकल कवर नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, यूबीडॉट्स एंड थिंगस्पीक्स। तो यूबीडॉट्स एंड थिंगस्पीक्स दीज आर सम फ्री प्लेटफॉर्म जिस पे आप काम कर सकते हैं। तो इसका हम एक डेमो भी आपको दिखाएंगे, बट अगेन सिमुलेशन लेवल पे इनसे कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। आपके पास एटलीस्ट मिनिमम हार्डवेयर जो होना चाहिए वो एक ऑर्डिनो और एक वाईफाई मॉड्यूल, ये दो मिनिमम हार्डवेयर होने चाहिए, तभी आप इन प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्यूचर में अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं या फ्यूचर में इस टाइप से अगर हम कराएं तो हार्डवेयर बेस्ड हम बेसिकली ऑनलाइन वर्कशॉप्स करा सकते हैं, जिसमें आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए। अगर ऑब्वियसली इसका खर्चा जो आपको कॉस्ट आएगा वो मिनिमम 2000-2500 आएगा इंक्लूडिंग ऑल द शीट्स, राइट। तो इट इसेंशियल कि आप ये समझें कि अगर आपको सीखना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट हार्डवेयर पे थोड़ा बहुत जो है वो कुछ जो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ये लेयर का जो काम होता है ये बेसिकली एनालाइज करती है डेटा को प्रेजेंट करती है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको हम प्रेजेंट करके डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स के फॉर्म में हम देख सकते हैं, उसकी वैल्यूज हम रियल टाइम में देख सकते हैं। तो आज अपन एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे जिसमें हम बताएंगे कि रियल टाइम में हमने एक एनर्जी मीटर जो है वो हमने बनाया है, जो कि रियल टाइम में जो डेटा है वो आपके सर्वर पे भेजता है और उसको हम ग्राफ के फॉर्म में हम देखेंगे। और यूवी डॉट्स करके जो प्लेटफॉर्म जिसके बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उसी पे हम दिखाएंगे, एक फ्री अकाउंट हमने बनाया है, बट अगेन उसका प्रैक्टिकल हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास हार्डवेयर है। तो आप उसको इसीलिए सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, अगर आपके पास हार्डवेयर होता तो आप उसको खुद कर सकते थे। लॉकडाउन के पहले हमने कुछ एक वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कराई थी जिसमें हमने फिजिकली जाके हार्डवेयर पे भी काम कराया था, तो वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ने इसको काफी अप्रिशिएट भी किया था। मैनेट में हमने कराई थी इस तरह की वर्कशॉप। तो ये था आपका लेयर 4। तो लेयर 4 की खास बात ये है कि लेयर 4 इकलौती ऐसी लेयर है जो कि आपके यूजर के साथ इंटरेक्ट करती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना।
तो अगर हम बात करें, ओला ऐप इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आईओटी, जिसमें आप एक ऐप ओपन करते हैं, ऐप में आप अपनी लोकेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। तो उसमें जो है आपका सारा डेटा आ जाता है, फिर आप उसमें ऑप्शंस देखते हैं कि आपको कौन से ऑप्शंस के हिसाब से आपको ओला सर्विस यूज करनी है एंड सो ऑन, राइट। ये सारे ऑप्शंस आप उसमें ओला में जो है देखते हैं। तो जो ऐप है वो इतनी इंटरेक्टिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए कि उसको यूजर यूज कर सके। नो ये ऐप कौन बनाते हैं? इंजीनियर्स बनाते हैं, आप लोग बनाते हैं, भले आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से होंगे, लेकिन सीएसआईटी बैकग्राउंड से आपको होना चाहिए, तो वो आपको बनाते हैं। तो इस तरीके से चीजें जो है हम आईओटी में जो लेयर 4 और लेयर 5 जो है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर साइड और आईटी बैकग्राउंड के साइड के लिए इस लेयर पे बहुत ज्यादा काम होता है। लेयर 5 जो है दैट इंप्लीमेंट्स डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा एनालिटिक्स होता क्या है? हो सकता है काफी लोगों को नहीं पता हो डेटा एनालिटिक्स क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए आपने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया कि सुबह का टेम्परेचर इतना था, दोपहर का इतना था, रात का इतना था, पोल्यूशन इतना था, ये सारी चीजें इतना थी। ये डेटा कलेक्ट करके हम करते क्या है? इस डेटा कलेक्ट करके हम अपने एनवायरमेंट के बारे में पता करते हैं। हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक, अगर हम पोल्यूशन मॉनिटर कर रहे हैं तो किस समय ट्रैफिक ज्यादा है, किस समय ट्रैफिक कम है, ट्रैफिक से वहां पे रेसिडेंट होने वाले लोगों की हेल्थ में कितना खतरा है। तो डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है जो हमें डेटा मिला है उसका एनालिसिस करना, उससे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना जिससे हम कोई एक्शन ले सकें, कुछ इस पे काम कर सकें। तो हमें पता चला कि यार पोल्यूशन तो बहुत ज्यादा है, और पोल्यूशन होने की वजह है ट्रैफिक जैम। हमने ट्रैफिक जैम पे स्टडी किया तो पता चला कि रोड में अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन हो रखे हैं, जिसकी वजह से जैम लगता रहता है। कंस्ट्रक्शन अगर हम हटाएंगे तो आपका जो है आपका पोल्यूशन कम होगा। पोल्यूशन कम होगा तो आपका ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो फिर से आपको बता देंगे हाँ पोल्यूशन कम है। इस टाइप से हम इंटेलिजेंट काम जो भी करना चाह रहे हैं उसको हम डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है जो ये कहता है कि अगर हमें कोई कंप्यूटर से कोई काम कराना, अभी हमने ऑर्डिनो से कोई काम कराया तो ऑर्डिनो को हमने प्रोग्राम उसके अंदर डाला जिससे उसने कुछ काम किया। मतलब हमें ऑर्डिनो को हर एक चीज बतानी पड़ती है, छोटी से छोटी चीज हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई ऑर्डिनो को किस स्टेप पे क्या काम करना है। एआई एक ऐसी एडवांस दुनिया है जिसमें हम अपने सिस्टम को ट्रेन करते हैं और वो जो है उस ट्रेनिंग की मदद से खुद ब खुद चीजें सीखता है। हम उसको ये नहीं बताते उसको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल लेवल पे मैं एक कम्युनिटी से जुड़ा हुआ जो स्कूल लेवल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्कूल लेवल से ही एआई आईओटी इस टाइप के टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसमें मुझे मौका मिला एक छोटे से गेम से, एक ऑनलाइन गेम से, जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं 1 2 3 4 उंगलियों से, सिंपल अपनी उंगलियों से लाइक 1 2 3 4 राइट एंड 5, इस तरीके से हम उस गेम को बोलते हैं। तो हम इस गेम को बोलते हैं ये हमारा 1 है, फिर हम गेम को वापस बोलते हैं ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, 2 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 3 है। या हम उस गेम को ये नहीं समझाते हैं कि 1 को वो पहचाने कैसे, 2 को पहचाने कैसे, 3 को कैसे पहचाने, 4 को कैसे पहचाने। लेकिन आफ्टर फ्यू टाइम्स हम उसको जब ट्रेन करते हैं 5 बार 10 बार 20 बार, तो गेम खुद ब खुद सीख लेता है कि 1 कौन सा होता है। तो उसके बाद जब वो ट्रेन हो जाता है तो हम उसको जब भी हम ये उंगली करेंगे तो वो बोलेगा हाँ ये 1 है, जब हम 2 उंगली करेंगे तो अपने आप वो बोलेगा 2 है। तो एआई को अगर हम समझें तो एक जो छोटा बच्चा होता है जिसको कुछ नहीं पता होता है, ठीक है, उसको हम कैसे प्यार से समझाते हैं, देखो ये 1 है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक है। तो इसमें हम उसको एल्गोरिथम नहीं बताते कि भाई इमेज में एक फोटो आएगी, अगर सिंगल आपको कोई उंगली दिख रही है तो सिंगल उंगली जो है वो 1 होगी, अगर 2 है 2 है और वो इस तरीके से आ रही है तो वो 2 होंगे, ये वी भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो हम इतने डिटेल में जाके एक एक छोटे बच्चे को नहीं समझाते, बट वो खुद ब खुद समझ जाता है चीजों को, एक समय के बाद वो समझने लगता है उन सारी चीजों को। इसी चीज को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यही वजह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये भी एडवांटेजेस होते हैं कि जो हम डेटा के अंदर विजुअलाइज नहीं कर पाते, एआई उन चीजों को भी विजुअलाइज कर लेता है और बहुत सारे मीनिंग निकालने की कोशिश करता है। लाइक फॉर एग्जांपल कई मेडिकल डोमेन में एआई बेस्ड डेटा की मदद से ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि किसी भी पर्सन को कैंसर होने की संभावना कितनी ज्यादा है। अभी अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपका कुछ टेस्टिंग करेगा और टेस्टिंग करने के बाद रिपोर्ट के बेसिस पे एक गेस लगाएगा, एक अंदाज लगाएगा, उसको कंफर्म नहीं होगा कितना सही है। तो उसमें जो डॉक्टर जितना अच्छा होगा उसका गेस अच्छा रहता है, जो डॉक्टर नए हैं वो उतना अच्छा गेस नहीं कर पाते। लेकिन एआई क्या करेगा, इसी एल्गोरिथम को दुनिया भर के पेशेंट्स पे लगाएगा, उनसे सीखेगा, ठीक है,
कि भाई जितने भी लोगों को कैंसर हुआ था उनमें ये लक्षण थे, उससे खुद को लर्न करने की कोशिश करेगा। कोई एआई को समझाएगा नहीं कि कौन कौन से लक्षण उसको पकड़ने हैं, लर्न करने की कोशिश करेगा और नए पेशेंट पे ये खुद को खुद बताएगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिससे एआई जो है बहुत सारी चीजों को मेडिकल डोमेन में प्रिडिक्ट कर सकता है। गूगल में एआई प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया जो खुद प्रोग्रामिंग करता है। प्रोग्राम भी एक एआई मशीन कर रही है, इंसानों का काम भी एआई करना शुरू कर दिया। तो इतने लेवल पे एआई पहुंच चुका है। तो ये आपकी लेयर 5 होती है, डेटा एनालिटिक्स, एआई एंड थिंग्स लाइक दैट। तो हम ब्रॉडली लेयर 4 में कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। वैसे लेयर 4 में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, सर्वर, प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ ब्रॉड जिसके बारे में सभी को जानना जरूरी, वो हम बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आईपी। आईपी इज बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो क्या होता है? तो जैसे हम कहीं चिट्ठी, तो इंटरनेट बेसिकली क्या है, हम डेटा शेयर कर रहे हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, ठीक है। आप अभी ये जो प्लेटफॉर्म से मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, ये भी आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू ही पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो मेरे इंटरनेट से कनेक्टेड है, आईपी पे डेटा भेज रहा है, आपके सिस्टम तक पहुंचा है, तो आईपी एक तरीके से इंटरनेट की दुनिया का एड्रेस है। अगर आपको कोई चिट्ठी भेजनी है अपने किसी फ्रेंड को, तो आपको उसका एड्रेस एनवेलप पे लिखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको कोई डेटा भेजना है तो आप इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो है, आईपी एड्रेस जिसको कहते हैं, वो आपको देना जरूरी है। तो जब आप www.google.com लिखते हैं तो ये बेसिकली एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होता है, जो आपको डायरेक्टली नहीं पता होता है। और अगर आपको डायरेक्टली आईपी एड्रेस पता हो तो आप अपने क्रोम में डायरेक्ट आईपी एड्रेस डालेंगे, तो आईपी एड्रेस से भी आप गूगल को का डेटा को देख सकते हैं। तो बेसिकली www.google.com या जितने भी वेबसाइट्स हैं, दे आर बेसिकली टेक्स्ट नेम ऑफ आईपी एड्रेसेस। तो आईपी एड्रेस क्या हो, दो फंक्शंस होते हैं, एक होस्ट नेटवर्क, होस्ट और नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन एड्रेसिंग। तो ये बेसिकली लोकेशन एड्रेसिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, और नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए भी करते हैं कि हमें कहां से कौन सा डेटा लेना है। तो आईपी प्रोटोकॉल में दो टाइप के प्रोटोकॉल पॉपुलर हैं। एक है आपका जो है IPv4, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल 4, जो बेसिकली 32 बिट का होता है। तो 172.16.254.1 ये एक आईपी एड्रेस है, ठीक है, जिसको एक्चुअल नंबर फॉर्म में आपको पता चल रहा है कि एक्चुअल नंबर फॉर्म में क्या होता है। ये आपके गूगल का भी आईपी एड्रेस हो सकता है। तो इस नंबर को याद रखना डिफिकल्ट है, इसलिए इसका इंग्लिश नेम बनाया गया, जिसको हम कहते हैं www.google.com, राइट। तो .com होने की वजह से, इस इंग्लिश नेम होने की वजह से हम इसके नाम को याद रख सकते हैं, नंबर हमें याद नहीं होगा। लेकिन ये जो वेबसाइट की जो लिंक इंग्लिश टेक्स्ट है, ये बेसिकली एक नंबर में कन्वर्ट होता है, और ये जो नंबर है वो कुछ ऐसा है 172.16.254.1। तो ये एक एड्रेस है। तो इसमें बेसिकली 4 बाइट्स होती हैं, ठीक है, इसलिए, और एक बाइट में आपका 8 बिट होती है, 32 बिट का नंबर होता है टोटल। और ये वैल्यू, जो हर एक वैल्यू है वो 0 से 255 जा सकती है, क्योंकि 8 बिट जो वैल्यू होती है वो मिनिमम उसकी 0 बिट होती है और मैक्सिमम 255 होती है। तो ये जो पूरा डेटा है, तो पूरे नंबर, इसमें 4 नंबर है, 4 नंबर से हम अपने किसी भी एड्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। और IPv4 जब इंटरनेट प्रोटोकॉल आया था, तो आईपी इतना ज्यादा सक्सेस कर जाएगा ये नहीं पता था। इस वजह से IPv जो 4 वर्जन है, 4th वर्जन, उसमें केवल 32 बिट नंबर ही यूज किया गया, जिसकी वजह से जो है इसके एड्रेसेस बहुत जल्दी खत्म होने शुरू हो गए। तो इसलिए एक नए एड्रेस की जरूरत पड़ी, जो कि दुनिया में कहीं भी हम कर सकें, और एटलीस्ट कुछ सेंचुरीज तक, मतलब कुछ सालों तक, कुछ 100 साल तक ये डेटा जो एड्रेस है वो खत्म ना हो, यूज ना हो जाए। तो IPv6 ने 128 बिट्स का एक आईपी एड्रेस लॉन्च किया, और इसमें जो है आपके बेसिकली 8 बाइट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस टाइप की आपकी 8 बाइट होती हैं। और ये हेक्स फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। तो 2001 जो है ये नॉर्मल, ये 2001, तो 2 हेक्स में है, 0 हेक्स में है, ये 1 हेक्साडेसिमल फॉर्म में है, D हेक्साडेसिमल फॉर्म में, B हेक्साडेसिमल फॉर्म में, एंड सो ऑन। इस तरीके से IPv6 एड्रेस होता है। अब आईपी एड्रेस के ऊपर एक प्रोटोकॉल डेवलप किया जाता है जो मेक श्योर करता है कि डेटा पहुंचे, ठीक है। तो आईपी एड्रेस की अगर अपन बात करें, तो आईपी एक बहुत ही सिंपल सा प्रोटोकॉल है, जो कहता है कि मैं एक चिट्ठी हूं,
उस चिट्ठी की एक लेंथ हो सकती है, उससे बड़ी चिट्ठी की लेंथ नहीं हो सकती। और उस चिट्ठी के स्टार्टिंग में आपको ये बताना होता है कि भेजने वाला कौन है और डेटा रिसीव करने वाला कौन है, ठीक है। लेकिन चिट्ठी के अंदर क्या डेटा भेजना है, कैसे भेजना है, वो आईपी प्रोटोकॉल नहीं बताता। फिर से मैं बताता हूं आपको कि आईपी प्रोटोकॉल जो है वो एक बहुत ही सिंपल सा प्रोटोकॉल है, जिसको हम एक लिफाफे की तरह ले सकते हैं, जिसके लिफाफे के ऊपर आपको भेजने वाले का एड्रेस और रिसीव करने वाले का एड्रेस देना होता है। उसके अलावा जो है उस लिफाफे के अंदर आप जो भी चिट्ठी भेजेंगे उसके बारे में आईपी एड्रेस कुछ नहीं देता। तो जो चिट्ठी आप भेज रहे हैं वो चिट्ठी आप किस तरीके से भेजें, ठीक है, जो चिट्ठी में जो कंटेंट है वो कैसे भेजें, वो यूडीपी और टीसीपी ये दो पॉपुलर प्रोटोकॉल है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन ये दो पॉपुलर प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से जो है हम जो है डेटा कैसे भेजना है ये डिसाइड करते हैं। तो यूडीपी का जो फुल फॉर्म है वो है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये डेविड पी रीड ने 1980 में डेवलप किया गया था। ये बहुत ही लाइट वेट प्रोटोकॉल है। लाइट वेट प्रोटोकॉल का मतलब इसमें आपका जो मेन डेटा है, जो आप मेन डेटा भेजना चाहते हैं, उसके अलावा जो छोटा मोटा जो आपको भी डेटा है वो बहुत कम होता है, मतलब इसका साइज बहुत कम होता है। और ये लेकिन ये रिलायबल कम्युनिकेशन नहीं है। रिलायबल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जैसे आपका जो आईपी प्रोटोकॉल है वो ये मेक श्योर नहीं करता कि डेटा आपका सक्सेसफुली पहुंचेगा। से फॉर एग्जांपल आपने आईपी पे कोई डेटा भेजा, आप कई बार आप आईपी पे काम करते हैं, कोई आप वेबसाइट टाइप करते हैं तो कई बार वो आप देखेंगे कि जो आपका डेटा है, ठीक है, वो डिस्प्ले नहीं होता। या फॉर एग्जांपल आपने जीमेल में कोई ईमेल ओपन किया और आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं, तो आप जैसे ही सेंड बटन पे प्रेस करेंगे, ठीक है, जैसे आप सेंड बटन पे प्रेस करेंगे तो डेटा गया कि नहीं, ईमेल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो हमें यूडीपी नहीं बताता। अगर आपने यूडीपी की मदद से डेटा भेजा है तो आपको ये कंफर्म नहीं होगा कि डेटा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो हम ऐसा प्रोटोकॉल यूज क्यों करते हैं जिसमें डेटा पहुंचे नहीं पहुंचा हमको पता ही नहीं चलता? उसका रीजन है स्पीड, ठीक है। हम जैसे वीडियो ट्रांसमिशन, अभी जो वीडियो ट्रांसमिशन हो रहा है, इस वीडियो ट्रांसमिशन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रियल टाइम में डेटा आपका पहुंचे। मैं जब बोल रहा हूँ तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा कुछ सेकंड का डिले आए, उससे ज्यादा डिले ना आए। तो ऐसे में क्या है, अगर हमने कोई हैवी प्रोटोकॉल बनाया जो बार बार चेक करता है कि डेटा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, ठीक है, तो हमारा जो है कम्युनिकेशन काफी स्लो हो जाएगा। वहीं पे अगर बीच बीच में कुछ स्क्रीन ब्लर हो रही है या स्क्रीन गायब हो जा रही है लेकिन एटलीस्ट आवाज सुनाई दे रही है, टेक्स्ट सुनाई दे रहा है, तो भी हमारा काम चल जाएगा। ऐसे एप्लीकेशन में जहाँ पे स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट और डेटा को रिलायबली भेजना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वहां पे हम यूडीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपसे हिडन होती है, ये सारे बैकग्राउंड में चलता रहता है, लेकिन अगर आप आईओटी लेवल पे काम करेंगे तो आपको इन सारी चीजों को समझने की जरूरत पड़ सकती है। So with UDP, computer application can send messages in this case referred to as datagrams to other hosts on an internet protocol network. तो UDP की मदद से जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं आपकी, वो डेटा सेंड कर सकते हैं दूसरे नेटवर्क पे, दूसरे इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज करके। और जो डेटा और जो मैसेजेस हम सेंड कर रहे हैं यूडीपी में, उसको हम डेटाग्राम कहते हैं यूडीपी। UDP uses simple connectionless communication model with a minimum of protocol mechanism, ठीक है। तो यहाँ पे UDP जो है इसमें कनेक्शंस इस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ती, उससे मिनिमम प्रोटोकॉल होता है। तो कनेक्शन का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जब आप मोबाइल फोन से बात करते हैं तो आप एक नंबर डायल करते हैं, ठीक है। जब आप नंबर डायल करते हैं तो वो एक कॉल कनेक्ट होता है, जब आपका रिसीवर उस कॉल को रिसीव करेगा तभी आप बातचीत शुरू करेंगे। तो बातचीत शुरू होने से पहले आपको एक कनेक्शन, एक कॉल इस्टेब्लिश करना पड़ता है, ठीक है। वहीं पे जब आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेज देते हैं और व्हाट्सएप जो है आपको फिर वो डबल टिक के फॉर्म में आपको बताता है कि डेटा की मैसेज पहुंचा है या नहीं पहुंचा, ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि व्हाट्सएप से जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो कनेक्शन लेस है। उसमें ये जरूरी नहीं है कि जो रिसीवर है, जिसको मैसेज भेजा गया है, उसका फोन चालू है या वो मैसेज रिसीव करने के लिए रेडी है या नहीं है, वो कुछ जरूरत नहीं है। आपने मैसेज भेजा, जब भी वो रेडी होगा उसको मैसेज मिल जाएगा। तो इसको कनेक्शन लेस कहते हैं। वहीं पे अगर आपको प्रॉपर कॉल करना पड़े तो सामने वाला बंदा जब तक फोन रिसीव नहीं करता तब तक आप उससे बातचीत नहीं कर सकते, उसको हम कनेक्शन बेस्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। So UDP provides checksum from data integrity, port numbers for addressing different function at source and destinations। तो इसमें डेटा इंटीग्रिटी के भी फीचर्स हैं। आपका डेटा इससे कम्युनिकेट करेंगे तो सिक्योरली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड हाउएवर इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें आपकी डिलीवरी, ऑर्डरिंग और डुप्लीकेट प्रोटेक्शन
इज नॉट गारंटेड। सो बेसिकली डिलीवरी मैंने बताया, जरूरी नहीं है आप अगर ऑनलाइन वीडियो रिसीव कर रहे हैं तो बीच बीच में ब्लर हो सकता है, तो डिलीवरी का कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर मैंने वीडियो भेजा तो आप तक पूरा का पूरा वीडियो पहुंच रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है यूडीपी में। ऑर्डर, अब इसमें क्या होता है, जो भी डेटा भेजते हो वो डेटा बहुत बड़ा हो सकता है, तो डेटा आपको तोड़ तोड़ के भेजना पड़ता है, क्योंकि आईपी प्रोटोकॉल में एक लिमिट है कि इससे ज्यादा का बड़ा डेटा आप नहीं भेज सकते। तो आपने एक बड़े डेटा को ए बी सी डी में भेजा, पहले आपने ए भेजा, फिर बी भेजा, फिर सी भेजा, फिर डी भेजा, बट जब रिसीव हुआ तो सी पहले रिसीव हो गया, ए पहले बाद में रिसीव हुआ, फिर डी रिसीव हुआ, फिर बी रिसीव हुआ। तो आपने जो डेटा भेजा है वो किस ऑर्डर में भेज पहुंचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आपको अपने कोड के अंदर ये मेक श्योर करना है, आपके डेटा के अंदर मेक श्योर करना है कि जैसे आप अगर डेटा भेज रहे हैं यूडीपी से तो हर डेटा में पेज नंबर हो, ताकि रिसीवर जो कंप्यूटर है, रिसीवर जो एप्लीकेशन है, वो पेज नंबर से ये आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा डेटा पहला है, कौन सा डेटा बाद में है। तो इसको हम ऑर्डरिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो ऑर्डरिंग कॉन्सेप्ट यूडीपी आईपी में नहीं होता है। डुप्लीकेशन प्रोटेक्शन, इवन क्या होता है इस पूरे आईपी नेटवर्क में डुप्लीकेट डेटा भी जा सकता है। अगर आपने ए भेजा है, ठीक है, तो ए जब जा रहा है तो बीच में कहीं वो ठीक से कम्युनिकेशन लॉस की वजह से ए डबल भी जा सकता है, तो रिसीवर को दो ए भी मिल सकते हैं। तो आपको ये भी मेक श्योर करना है अपनी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में कि दो ए अगर आए हैं तो डुप्लीकेट ए को इग्नोर करें। तो इस टाइप के जो है ये ड्रॉबैक्स हैं यूडीपी आईपी के, बट एडवांटेज ये है कि लाइट वेट है, बहुत कम डेटा लेता है, तो स्पीडली हम इसको भेज सकते हैं। नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो टीसीपी आईपी है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और जो टीसीपी आईपी होता है उसको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। तो टीसीपी अगेन ये एक चिट्ठी है जो आप अपने लिफाफे के अंदर डाल रहे हैं, और इसमें जो भी आपके ड्रॉबैक्स होते हैं यूडीपी में वो सारे इसके अंदर नहीं होते, इसमें फायदे हैं। तो ये रिलायबल है, आपका जो भी डेटा पहुंच रहा है वो ऑर्डर में पहुंचता है, एरर चेक होती है इसके अंदर, और जो है इसमें कनेक्शन आपको एस्टैब्लिश करना पड़ता है तभी आपका डेटा रहता है। तो इस वजह से ये जो प्रोटोकॉल होता है ये रिलायबल होता है, इसमें बहुत सारी चीजें आपकी हो सकती हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, ये सारी जो चीजें हैं आपकी, ये बेसिकली टीसीपी आईपी पर ही की जाती हैं। ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल पे काम करता है, ठीक है। और जब तक जैसे इसमें कनेक्शन है, तो जब तक मेरा रिसीवर रेडी नहीं है, कॉल उठा नहीं लिया उसने, तब तक आपका डेटा ट्रांसमिशन नहीं होगा। और ये मेक श्योर करेगा कि सारा डेटा ऑर्डर में पहुंचे। ये खुद ब खुद ध्यान रखेगा कि पहला पहले जाए, दूसरा पहले दूसरा जाए, फिर तीसरा जाए, एंड सो ऑन। टीसीपी आईपी जो है वो कंपैरेटिवली सारे जो ड्रॉबैक अपन ने यूडीपी आईपी में बात किए थे वो टीसीपी आईपी में नहीं होते। अगेन बट डिसएडवांटेज क्या हुआ, क्योंकि ये सारी चीजें कर रहा है, सारे मैनेज चीजें कर रहा है, तो ये हैवी प्रोटोकॉल है। तो वीडियो ट्रांसमिशन जैसे प्रोटोकॉल में हमें इसमें दिक्कतें आ सकती हैं, रियल टाइम में डेटा पहुंचाने में हमें दिक्कतें आ सकती हैं। तो HTTP भी जो है इसी का एक और एक प्रोटोकॉल है HTTP, जो बेसिकली आपके वेबसाइट वगैरह पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। बट हाउएवर अभी मैं इसको थोड़ा सा स्किप करूंगा क्योंकि वी हैव लॉट टू डिस्कस। तो HTTP में बेसिकली क्लाइंट और सर्वर कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें सर्वर जो है वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट के हिसाब से रिस्पॉन्सेज देता है, तो उस तरीके से ये काम चलता है। और बहुत सारे अलग अलग IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, थिंगस्पीक, अमेज़न वेब सर्विसेज, यूडॉट्स एंड सो। ओके, सो अभी जो है हम एक हार्डवेयर देख रहे हैं, तो आई एम सॉरी, आई थिंक मैं इसको चेंज करना भूल गया, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमो दे रहा हूँ, जिसमें जो है आप देखेंगे कि रियल टाइम में जो हमारा जो ब्लिंक्स हमारा जो मीटर है वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, और एनर्जी कंज्यूम करके जो है हमें रियल टाइम में जो एक वेबसाइट पे जो है डेटा हमें शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एक कस्टम हार्डवेयर डेवलप किया था। तो इसमें हमने एक ऑर्डिनो बोर्ड यूज किया, जिसको अपने बहुत ज्यादा यूज किया है अपने टिंकरकैड प्लेटफॉर्म पे। हमने एक कस्टम शील्ड बनाई, जिसमें ये जो छोटा सा मॉड्यूल आपको यहाँ दिख रहा है ये बेसिकली वाईफाई मॉड्यूल है। और जो वाईफाई मॉड्यूल होता है, इस वाईफाई मॉड्यूल की मदद से हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें एक एलसीडी लगी हुई है। हाउएवर आज के डेमो में हमने एलसीडी यूज नहीं की है, बट हम चाहें तो इसमें एलसीडी भी लगा सकते हैं। तो आप जो काम टिंकरकैड पे करते हैं सिमुलेशन पे, वैसे ही आपको एक हार्डवेयर क्रिएट करना होता है और हार्डवेयर से हम उसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरीके से जो है हम जो है IoT की मदद से एनर्जी मॉनिटरिंग कर सकते हैं।
तो ये आपका बेसिकली इसमें अलग अलग बोर्ड्स हैं। ये आपका ऑर्डिनो शील्ड है, फिर ये हमारी वाईफाई शील्ड हमने क्रिएट की है, ऑर्डिनो बोर्ड वाईफाई शील्ड। तो शील्ड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बोर्ड के ऊपर इसको माउंट करते हैं, इसलिए इसको शील्ड कहते हैं। और इसमें आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक मॉड्यूल लगा हुआ है। ये मॉड्यूल जो है आपके टिंकरकैड में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आप इससे इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने बताया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। दैट्स व्हाई हम इसमें सिमुलेशंस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मॉड्यूल हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, और इसमें एलसीडी हम इस तरीके से कर सकते हैं। टेम्परेचर, ये हम टेम्परेचर शो नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप का आपका एक प्लेटफॉर्म आएगा, और वो मैं अभी आपको शो करूंगा। तो ये जो है टेम्परेचर के लिए था, लेकिन अभी हमने एनर्जी मॉनिटरिंग का यहाँ पे बनाया हुआ है। तो मैं आप 2 मिनट लूंगा उसको सेटअप करने के लिए, एंड देन आई विल शो यू कि हम इसको कैसे करते हैं। 2 मिनट सभी जस्ट वेट करें। मैं इसको जैसे ही सेटअप करके ऑन करता हूँ तो मैं आपको इसका वीडियो दिखाता हूँ। या सॉरी, ओके। तो ये हमारा आईओटी हार्डवेयर है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इनफैक्ट सिमुलेशन बहुत अच्छा होता है, सिमुलेशन से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, लेकिन जो मेन स्किल्स होते हैं वो हार्डवेयर पर ही होते हैं। तो आपको जो एज अ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की तरह से जो अगर आपको अपने आप को डेवलप करना है, तो हार्डवेयर स्किल्स इज वेरी वेरी। तो ये वो हार्डवेयर है जिसके मैं बात कर रहा था। तो ये हमने एक स्टैंडर्ड मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। जो सब मीटर्स होते हैं ना, जो आपके घरों में लगते हैं, वो 150-200 रुपए में आराम से अवेलेबल हो जाते हैं, वो हमने परचेज किया हुआ। और इसके अंदर ब्लिंक जो होता है, उस ब्लिंक की जो वायर है वो हमने अपने हार्डवेयर पे कनेक्ट कर रखी है। तो हमारा जो हार्डवेयर है इस ब्लिंक को कैलकुलेट करता है, ब्लिंक को नोट करता है। तो ये ब्लिंक एक तरीके से डिजिटल इनपुट हो गया। तो जैसे ही 1 आएगा तो मेरे सर्वर जो है, मेरा जो कोड है, वो जो एनर्जी मॉनिटरिंग में जो कैलकुलेशंस कर रहा है उसको 1 से बढ़ा देगा, 2 से बढ़ा देगा। तो आपने देखा होगा कि जब घर पे अपनी जो लाइट्स होती, जो मीटर्स होते हैं, उसमें एक ब्लिंक होता रहता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं इसको ऑन करूंगा, अभी ऑन नहीं किया मैंने। ये जो आपका मेन बोर्ड है, इसमें आप देख सकते हैं अभी हमने 2 लेयर, 2 या 3 लेयर यूज की हुई है। एक लेयर जो है बेसिकली, एक लेयर है वो आपकी ऑर्डिनो है, जो आपको यहाँ से दिख रही है। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज ऑर्डिनो लेयर, राइट। देन ये हमने एक एक्स्ट्रा शील्ड क्रिएट की हुई है, क्योंकि जो एनर्जी मीटर होते हैं वो डायरेक्ट एसी पे कनेक्टेड होते हैं। तो एसी जो है वो हमारे ऑर्डिनो को दिक्कत दे सकते हैं, इसलिए हमने एक ऐसी शील्ड बनाई जो बीच में उसको आइसोलेट करती है। तो आइसोलेट एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एसी को डीसी से अलग अलग करते हैं, ताकि दोनों परफेक्टली काम कर सके। और जो सबसे टॉप पे जो अगर आपको दिख रहा है, दैट इज बेसिकली वाईफाई शील्ड, जिसमें हमने एक ESP8266 मॉड्यूल लगाया हुआ है, जो कि वाईफाई मॉड्यूल है, जो हमारा वाईफाई मॉड्यूल की तरह काम कर रहा है। साथ ही साथ इसमें हमने एक बल्ब कनेक्ट करा हुआ है, जिसको मैं ग्लो करूंगा तो बल्ब बहुत तेजी से ग्लो होगा। तो थोड़ी स्क्रीन आपको ठीक से नहीं दिखाई देगी, बट स्टिल मैं इसको चालू करता हूँ।
आई होप आप देख पा रहे हैं, ठीक है, राइट, सभी लोग को आई थिंक बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो अभी आप देखिएगा इसमें जो एक एलईडी है ये थोड़ी थोड़ी देर में ब्लिंक करेगा, राइट, आई होप सबको दिख रहा है। क्योंकि बल्ब मैंने चालू किया है, तो बल्ब में जैसे ही चालू करता हूं तो मेरा मीटर जो है वो उसके रीडिंग ले रहा है, और जैसे थोड़ी थोड़ी देर में आपको यहाँ पे ये ब्लिंक दिख रहा होगा, इसलिए जो है इस एलईडी के ऊपर आपको ब्लिंक दिख रहा होगा, ठीक है। अभी एक ब्लिंक मिला था आपको। ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में आप जितना वॉट कंज्यूम करते हैं उस वॉट के हिसाब से ब्लिंक फास्ट और स्लो हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने 100 वॉट का बल्ब यूज किया है, उस हिसाब से ये लगभग 5-10 सेकंड के अंदर जो है एक ब्लिंक आपको दे रहा है, और मेरा जो ऑर्डिनो है वो इस ब्लिंक को काउंट कर रहा है, और काउंट करके वाईफाई के थ्रू इसको रियल टाइम में सर्वर पे भेज रहा है। तो मैं जो रियल टाइम सर्वर है उसको भी आपसे शेयर करता हूँ, तो आप उसको देख पाए रियल टाइम में वो कैसे क्या काम कर रहा है। ओके, तो ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी जहां पे आप एक यहाँ पे एक ग्राफ लगा हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ हिस्टोरिकल वैल्यूज बता रहा है हर समय। तो हमने इसको अभी 12 बजे से इसको चालू किया था टेस्ट करना। तो 12 बजे के बाद हमने इसको एक बार चालू किया, इस टाइम पे लगभग 12:40 में हमने एक बार चालू किया था। तब इसकी वैल्यू हम सिर्फ जो ब्लिंक है उसको काउंट कर रहे हैं, उसको किसी एनर्जी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, बट उसको किसी एनर्जी से मल्टीप्लाई करके हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। तो इतने बजे जो था आप देख रहे हैं 12:46 पे जो है एक रीडिंग आई, फिर 12:48 पे दूसरी रीडिंग हो गई जो डायरेक्ट 5 हो गई थी। उसके बाद हमने मीटर को शायद बंद कर दिया था तो 5 के 5 ही रही, और फिर हमने पूरा सेटअप ही शट डाउन कर दिया जिस वजह से वैल्यू वापस 0 हो गई, और फिर ये वैल्यू, और अब हमने इसको फिर से स्टार्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बजे, ठीक है, 2 बजे अभी हम लगभग 2 बज रहे हैं, तो 2 बजे हमने इस सेटअप को फिर से चालू किया, और थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है हमें यहाँ पे रीडिंग मिलती जाएगी। जैसे भी यहाँ पे रीडिंग 5 आ रही है, थोड़ी देर बाद और रीडिंग बढ़ेगी, एंड सो ऑन, राइट। ओके, तो ओके, तो अभी ये एक और रीडिंग आ गई। लगभग हर 1 मिनट पे हम यहाँ पे 1 या 2 मिनट पे हम यहाँ पे डेटा भेज रहे हैं। तो अभी 2:02 पे जो रीडिंग आई वो बता रहा है कि टोटल 12 पल्सेस हो चुकी है। तो हर एक पल्स को जो है मेरा जो ऑर्डिनो सर्किट है वो नोट कर रहा है, रियल टाइम में सर्वर पे भेज रहा है, और आप रियल टाइम में देख पा रहे हैं कि वैल्यू अपडेट भी हो रही है, यहाँ पे टाइम भी अपडेट कर रहा है। और जो प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं वो है यूवी डॉट्स, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये फ्री में हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ऑब्वियसली फ्री है तो कुछ लिमिटेशंस है, हम सिर्फ डेमो पर्पस के लिए बता सकते हैं, डेटा स्टोर नहीं करता है, बहुत सारी चीज नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट इस वेबिनार में हम आपको दिखा पा रहे हैं कि ये कैसे क्या काम कर रहा है। आप खुद भी इस लिंक को देख सकते हैं अभी लाइव, और चैट बॉक्स में हमने एक लिंक टाइप करी हुई है, मनीष सर ने इसको भी टाइप किया हुआ है। आप इस लिंक पे अगर जाएंगे तो लाइव आप इस डेटा को देख सकते हैं, ठीक है। लाइव जो है आपको ये डेटा यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो अभी देखिए 2:03 पे जो रीडिंग आई उसमें 18 पल्सेस हो चुकी है, क्योंकि कंटिन्यूअस जो है हमारा डिवाइस ऑन है, और मेरा ग्राफ इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। आगे जो है ये ग्राफ बढ़ता है। सो तो अगर इस डेमो में किसी को कोई डाउट्स हैं तो हम शायद थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर टेस्ट। अभी मैं इस डेमो को बंद करता हूँ। ओके, देयर आर सम क्वेश्चंस, तो मैं इन क्वेश्चंस को भी आंसर कर देता हूँ। साहिल शुक्ला सर, व्हाट डज दैट ब्लिंक इन अ मीटर शोज? तो साहिल, अगर आपने शायद कभी अपने जो घर में जो मीटर लगा है उसको ध्यान से नहीं देखा होगा, तो एक और चीज होती है, अगर आप इंजीनियर बैकग्राउंड से, तो आप अपने आसपास जो इंजीनियरिंग चीजें हैं उसको प्लीज ऑब्जर्व कीजिए। और अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं और आपने अभी तक इस चीज को ऑब्जर्व नहीं किया, तो ये आप में कुछ दिक्कत है कि एज ए इंजीनियर भी आप इतनी सारी चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते। देखिए, तो बेसिकली मनीष सर ने आंसर भी दिया है इसका। ये जो ब्लिंक होते हैं, इस ब्लिंक को काउंट करके हम ये बता सकते हैं कि आपने कितनी बिजली खर्च की।
तो जो हमने मीटर यूज किया है, तो मनीष सर बता रहे हैं कि उसमें 3200 टाइम्स अगर ब्लिंक हो रहा है, हर एक ब्लिंक जो होता है, अगर ऐसा 3200 बार अगर ब्लिंक हुआ है तो 1 यूनिट होता है, मतलब आपने 1 यूनिट बिजली खर्च की है और उस हिसाब से आपको बिल जनरेट होता है। तो अगर 1 यूनिट 10 या 12 रुपए का है तो आप जब 100 वाट का बल्ब से 10 घंटे जलाएंगे तो आपके 3200 ब्लिंक होंगे, और 3200 ब्लिंक होने के बाद आपका जो है बिल जो होगा वो 10 या 12 रुपए होगा जो आपको एमबीबी को पे करना है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चंस। ओके, साहिल, इनफैक्ट डिजिटल मीटर में ही ब्लिंक होता है, एनालॉग मीटर में कोई ब्लिंक नहीं होता। एनालॉग मीटर तो अभी खत्म ही हो गए हैं, कहीं दिखता ही नहीं है एनालॉग मीटर। पुराने टाइम में अगर किसी लोगों ने देखा होगा तो उसमें एक प्लेट होती है जो गोल गोल घूमती रहती थी, ठीक है। तो एनालॉग मीटर में ब्लिंक नहीं होता है, डिजिटल मीटर में ही ब्लिंक होता है। और अब एनालॉग मीटर कहीं आपको दिखेंगे भी नहीं, सिर्फ डिजिटल मीटर में ही ब्लिंक होता है। ब्लिंक एक तरीका भी है ये कंफर्म करने का कि आपका मीटर भी चल रहा है, क्योंकि अदरवाइज उसमें रीडिंग बहुत स्लो बढ़ती है, क्योंकि आप एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी तो यूज करते नहीं हो, पूरे दिन भर में एक एक या 2 यूनिट या 3 यूनिट आप यूज करते हो, तो इस वजह से वो बहुत स्लो बढ़ता है। तो हमें ब्लिंक से पता चलता है कि हाँ हमारा मीटर्स भी एटलीस्ट काम कर रहा है। ठीक है साहिल, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, अभी हम टेस्ट को थोड़ा सेटअप कर लेते हैं, देन विल टेक द टेस्ट। ओके, तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं। जो टेस्ट है आपका, ये 20 मिनट्स का होगा। अभी आपका 2:10 पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये ऑनलाइन टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप और कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस हैं। एवरेज लेवल है टेस्ट का, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। और अगर आपने पूरा सेशन ध्यान से सुना होगा तो आप इसको कर सकते हैं। इट्स ओपन बुक एग्जाम, ऑब्वियसली आप इंटरनेट पे बैठे हैं तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आप नेट से सर्च करके भी अगर इसको भरते हैं तो इट्स ओके। अगर क्वेश्चन हमने इसी तरीके से बनाए हैं कि आपने अगर वेबिनार अटेंड किया होगा तो आप कहीं कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने वेबिनार अटेंड नहीं किया है, क्योंकि आज देख रहा हूँ आज 45 पार्टिसिपेंट्स है, जबकि रोज 20-25 से ज्यादा नहीं थे, तो जिन्होंने वेबिनार अटेंड नहीं किया है ठीक से वो शायद ज्यादातर क्वेश्चंस का जवाब न दे पाए, लेकिन सबको अटेम्प्ट करना जरूरी है। तो लिंक जो है जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो अभी जो चैट बॉक्स में मनीष सर ने टाइप किया दैट इज द लिंक जिसमें आप टेस्ट है। ये टेस्ट पे अगर आप इस लिंक पे अगर आप अभी जाओगे तो लिंक आपको बोलेगी कि अभी अलाउ नहीं है, क्योंकि जो है जब तक हम यहाँ से इसको ऑन नहीं करेंगे आप इस लिंक को ओपन नहीं कर पाएंगे। तो सभी लोग इस लिंक को ओपन कर लीजिए। एग्जैक्टली 2:10 पे हम इस लिंक को स्टार्ट करेंगे और 20 मिनट का ये टेस्ट रहेगा। 2:30 पे टेस्ट खत्म हो जाएगा एंड देन जो है हम इस लिंक को अगेन क्लोज कर देंगे। तो 2:30 से पहले पहले आपको अपना जो ऑप्शन है वो सबमिट करना है, राइट। अगर आपने सबमिट नहीं किया तो आपका टेस्ट इनवैलिड हो जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि 20 मिनट के पहले पहले आप 2:30 से पहले पहले आप इसको सबमिट कर दें। सबमिट करते टाइम कभी कभी कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस गूगल फॉर्म भेज सकता है, जैसे कि वो इमेजेस दिखाएगा जिसमें बोलेगा कि जिस जिस इमेजेस में ट्री है उसको टिक कीजिए और देन सबमिट कीजिए। तो प्लीज वो सबके फॉर्म में नहीं आएंगे, कुछ में आते हैं कुछ में नहीं आते हैं। तो लास्ट वर्कशॉप में हमने देखा कि पार्टिसिपेंट्स उसको रीड भी नहीं करते हैं। तो प्लीज रीड इट। अगर सबमिट करने के बाद वो कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है तो सिक्योरिटी क्वेश्चन का प्रॉपर जवाब दीजिए, जो जनरली इमेजेस के फॉर्म में होता है। और इमेजेस, जो भी इमेजेस बोल रहा है उसको आप टिक करके जो है आगे अपने आंसर को सबमिट कर सकते हैं। 2 बजे जो है आप अपनी विंडो को वापस रिफ्रेश कीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे आपके सामने विंडो भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये जो विंडो है इस टाइप की विंडो आपकी आनी चाहिए जैसे आप इस लिंक पे जाएंगे।
और 2 बजे एग्जैक्टली 2:10 पे ही विंडो एक्टिवेट हो जाएगी। सो लेट मी चेक। मनीष सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर विंडो एक्टिवेट हो गई है तो प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बताएं। ओके, तो आपकी विंडो जो है वो एक्टिवेट हो गई है। तो आप सिर्फ इस लिंक को रिफ्रेश करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब इसमें 15 क्वेश्चंस हैं और जो 15 क्वेश्चन जो हैं 15 क्वेश्चन जो हैं वो जो है यहाँ पे आपको फिल करने हैं और आपको 2:30 से पहले इस लिंक को लिंक हो जाएगा। सो विश यू ऑल वेरी गुड, बेस्ट लक फॉर दिस टेस्ट। साहिल इज गुड, आपने इतने सारे प्रोजेक्ट किए तो आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इफ यू वांट टू वर्क ऑन मोर काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। और मैंने जब मीटर की बात कही थी तो मैंने कहा था इफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो इफ यू आर नॉट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड देन इट्स ओके, सो डोंट टेक इट पर्सनली, है ना। तो आपने किया, इट्स वेरी गुड। ओके मनीष सर, आई रिक्वेस्ट कि आप लिंक फिर से शेयर कर दीजिए। रितुम्बरा, ये लिंक फिर से आ गई है, आप फिर से लिख सकते हैं। किसी को भी लिंक में प्रॉब्लम है या कोई भी टेस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में जो है इसको शेयर कर सकते हैं। यस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस टेस्ट में, आप जब सबमिट करने से पहले बिल्कुल मेक श्योर करिएगा कि आपका ईमेल आईडी आपने सही से टाइप किया है। ठीक है, कई बच्चे जो है अपनी ईमेल आईडी गलत टाइप कर देते हैं और फिर उनको सॉल्यूशंस नहीं पहुंचते हैं। जब ये टेस्ट कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस आपके पास पहुंच जाएंगे और आपका स्कोर भी ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, राइट। तो प्लीज मेक श्योर कि सबमिट करने से पहले अपने ईमेल आईडी को क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए कि आपने जो ईमेल आईडी जो दिया एंटर किया है फॉर्म में वो सही है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं।
जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल, सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप अपने टेस्ट को 2:30 से पहले सबमिट कर लें। जस्ट रिमाइंडर, सिर्फ 4 मिनट्स बचे हैं, आप अपने टेस्ट को सबमिट कर लें टाइमली। Yes, Ritumbara, we can share you some amazing projects on IoT. Maybe, but immediately list तो available नहीं है हमारे पास. But maybe you can contact us later. I'll share my email ID, contact details, and then I'll share you all the good projects ideas. Just a reminder, only 2 minutes left. 2:30 पे टेस्ट क्लोज हो जाएगा, आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। सो एवरीवन प्लीज स्टार्ट सबमिटिंग राइट नाउ, क्योंकि टेस्ट क्लोज होने के बाद आप सबमिट भी नहीं कर पाएंगे। ऑटो सबमिट फीचर नहीं है इन टेस्ट में, सो मेक श्योर दैट यू सबमिट द टेस्ट। Again, last warning, just 1 minute is left. Everyone please submit their test. Manish sir is saying there are only 30 submissions and I am seeing there are around 43 participants. तो जिनका बचा है प्लीज फटाफट सबमिट करें। Okay, so 39 submissions has come. I think time is over. So I request Manish sir to please close the link. And please confirm that you have closed the link. Manish sir, please tell me in the chat box that you have closed the link. Okay, so this with this come the end of our 7-day sessions. I hope you enjoyed the session a lot. And my last closing words for all of you is कि for an engineer to become a good engineer, the first and the most important thing that is required is interest. आप में इंटरेस्ट कितना है? क्या आप अपने इंजीनियरिंग को एक बोझ की तरह पढ़ रहे हैं, या आप सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, या आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप में कितना इंटरेस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बहुत सारी चीजें नेट पे सर्च कर सकते हैं, उसमें खुद सीख सकते हैं, फिर वहां पे आप एक कुछ लेवल तक पहुंच जाए। जैसे साहिल ने बोला कि उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, वेरी गुड। उन्होंने 4 साल में 28 प्रोजेक्ट बनाए। तो मैं साहिल आपसे ये कहूंगा कि आप 1 साल में 28 बनाए, 4 साल में आपने 28 क्यों बनाए? आपको 1 साल में बनाना चाहिए। फिर जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, देन अभी फॉर्चुनेटली इंटरनेट पे बहुत अच्छे कोर्सेस अवेलेबल है, बहुत सारे ब्रांच, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, उनको आप स्टडी करके अपने नॉलेज को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड जब आपको कहीं पे भी डाउट्स आते हैं या कुछ गाइडेंस की जरूरत होती है तो हम अवेलेबल हैं।
मैंने चैट बॉक्स में अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडीज जो है वो शेयर किए हुए हैं। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको फ्यूचर में कोई भी गाइडेंस और सपोर्ट की जरूरत है। एंड आई थिंक इन द लास्ट आई शुड थैंक to all the participants for their patient workshop, and also wish to thank Truba Institute, HOD ma'am, Nishi ma'am, Abhishek sir, principal sir, and all the team for their such a hard work for such workshop. And I hope students has gained a lot to this workshop, and hopeful that we'll be having more such associations in the future. Thank you so much from my side. I now hand over to Nishi ma'am so that we can proceed with our closing ceremony. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir, for such a wonderful and knowledgeable session. This would be very beneficial for us. I must suggest all these participants to include it in your next upcoming project. And participant can ask any query. Participant can unmute themselves to ask any query. Is there any query? Then participant can unmute themselves. हेलो सर। यस दीपक बोलिए। जॉब ऑफ पॉइंट व्यू से बेस्ट कोर्स सर। दीपक हम आपको ठीक से सुन नहीं पाए, प्लीज अपने क्वेश्चंस को ठीक से बताएं और प्लीज इंट्रोड्यूस करें पहले अपने आप को और फिर अपना क्वेश्चन को। सर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट कोर्स कौन सा है सर? दीपक जॉब प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से कई सारे कोर्सेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। डिपेंड करता है आप कौन सी ब्रांच से हैं और आप किस डोमेन में जाना चाहते हैं, ठीक है। बट जिस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस तरीके से मुझे ही लग रहा है कि आप ऐसा चाहते हैं कि कोई एक कोर्स अगर आपने कर लिया तो आपको जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। कोर्स एक स्टार्टिंग होती है, आपको उसके बाद उसमें बहुत सारा स्टडी और नॉलेज करना होता है। तो अगर अपन इलेक्ट्रिकल डोमेन में जाएं तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, IoT, ठीक है, मशीन लेवल पे PLC, SCADA, इस टाइप के बहुत सारे डोमेन हैं जिसमें आप अच्छे से काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में IoT है, एम्बेडेड सिस्टम है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं IT डोमेन में तो IT में जा सकते हैं। तो देयर आर मेनी कोर्सेज, ऐसे कोई फिक्स लिस्ट नहीं है। मेन इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप कितने इंटरेस्ट से कोई भी कोर्स कितना करते हैं, एंड देन जो है प्लेसमेंट में सारी चीजें आपकी सामने हैं। I think anyone? Hello, sir. Am I audible? Yes, Deepak, you are audible. Hello. Okay, good afternoon, sir. Sir, I was asking a question. There are many of the simulation softwares out there in the market. Which would you prefer? What do you think, sir? Which one is the best for us as a student in the basic level and also for later on? So Deepak, I think Proteus software is there, which is very advanced, and it can support all your electronic circuits. I understand. I believe that you are from electronics background. For electrical, it depends which domain you are working. For electrical, MATLAB simulation platform is quite good, and you can do a lot of simulation work in MATLAB. So from electronics point of view, Proteus software is very good. And from electrical point of view, MATLAB is good. For this workshop, because software installation takes long process, that's why we use Tinkercad platform, which is good for beginning level. Okay, thank you, sir. And the session we have attended, we were using the Arduino Uno, and I think there are many other out there in the market like Mega and Hi-Fi V1. They say that the Hi-Fi V1 is the fastest one. Is there massive difference between these circuits versus between these, or these are basically for the दीपक, आपकी वॉइस काफी ब्रेक हो रही थी, तो मैं ठीक से सुन नहीं पाया। क्वेश्चन स्लोली बोलिए और मुझे थोड़ा क्लैरिटी। Okay,
Okay, sir. Sir, there are many of the chips out there in the market, Arduino chips. Like we were learning in the UNO, and there are other chips like Mega or Hi-Fi V1. They say that the Hi-Fi V1 is the fastest one. There is there any massive difference between the processing of these chips? Like we have learned about UNO, but if I have to work on the Hi-Fi V1, should I go from the beginning, or the things that I have learned are going to help me on that chip also? Okay, Sir, Deepak, what actually, yes. So we have studied UNO because Tinkercad has support only for UNO. इसलिए we could not use higher level difficult hardware. And if you learn programming in UNO, you can very easily program the advanced hardware like Mega, Nano, and others hardware. So the platform is very much similar. So once you learn on UNO you can work very easily on other platforms related to Arduino boards as well. Okay, thank you, sir. The session was very helpful. Thanks to you. And also Mani, sir, or Ami, sir, I think. Thanks a lot. Thank you, Deepak. So there are questions in chat box. I'll just take those questions. So is there any solution to the problem that some villages in India still don't have proper internet connectivity? And how can we implement IoT in that area? So Sahil, in fact, IoT जो है इट डिपेंड्स कि आपका एप्लीकेशन क्या है. तो ये आपका कहना गलत है कि इंटरनेट कनेक्शन जो है वो सही नहीं है. मतलब हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन गांव में प्रॉब्लम करता है, बट लो स्पीड इंटरनेट कनेक्शन अभी भी अवेलेबल है. हम तो ऐसे रिमोट एरियाज के लिए हार्डवेयर बना रहे हैं जो कि गांव से भी 10-20 किलोमीटर अंदर खेतों में होते हैं. तो व्हाट वी यूज इज वी सिंपल यूज 2G नेटवर्क, क्योंकि मोबाइल फोन लगभग सभी जगह अच्छे काम करते हैं और उसमें जीपीआरएस होता है जो कि लो स्पीड पे काम करता है. देन हम कोडिंग में ऐसे मेक श्योर करते हैं कि अगर कुछ कम्युनिकेशन एरर हो रहा है तो हम वापस उसको जो है डेटा भेज के कर सकें. सो बेसिक आईओटी हार्डवेयर जो है वो 2G जैसे मिनिमम नेटवर्क में भी काम कर सकते हैं. हाई स्पीड इंटरनेट की हमें जरूरत नहीं है. गांव में हाई स्पीड इंटरनेट की प्रॉब्लम है, लेकिन 2G अभी भी गांव में अवेलेबल है क्योंकि फोन सभी यूज करते हैं. एंड अमित पूछ रहे हैं सर स्काडा के बारे में थोड़ा बताइए. तो स्काडा बेसिकली अमित जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज होता है, इट्स स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म. तो अभी हमने जैसे जो विंडो देखी जहाँ पे हम ग्राफ्स देख पा रहे थे, अपनी टेम्परेचर, अपनी एनर्जी मीटर की वैल्यूज देख पा रहे थे, ऐसे इंडस्ट्री में भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म होता है. स्काडा सॉफ्टवेयर की मदद से इसको डिजाइन किया जाता है. इससे हम पूरी इंडस्ट्री को मैनेज और कंट्रोल करते हैं पीएलसी की मदद से. तो इतने शॉर्ट टाइम में स्काडा के बारे में इतना ही बता पाऊंगा, बट डिटेल में आप चाहें तो बाद में मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं. तो स्काडा बेसिकली जो है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में एज अ सॉफ्टवेयर यूज किया है. Are there any more questions? Okay. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. The link for feedback form is posted on the chat box, and all the participants are given valuable feedback regarding this session, and their certificate will be mailed on their registered email ID. At last, I would like to invite Professor Neha Srivastava, HOD EC and EX department, and also the coordinator of this event, to proceed for. Thank you, Nishi. Am I audible to everyone? Yes, ma'am, you are audible. Good afternoon, everyone. Mr. Sudesh More, Managing Director, Dreams System Innovation Private Limited, and resource person of this workshop. Mr. Manish Nim, faculty, staff, and students of distinguished institutes. I am Neha Srivastava, being the coordinator of this 7 days workshop on Internet of Things using Arduino with online simulation on Tinkercad. Feel highly privileged to propose a vote of thanks to all the persons who have directly or indirectly involved in this event. The contents delivered throughout the 7 days workshop was full of knowledge, and more emphasis has been given on the practical exposure. I'm sure that all of you have really enjoyed learning new tactics of simulation software, which will help you in your future in circuit making.
I would like to express my sincere thanks to Mr. Sudesh More for giving his valuable time and sharing his knowledge in this workshop. I would like to convey my thanks to Mr. Manish Nim also for his constant support and words. I am highly thankful to Dr. S.C. Chobe, Coordinator TACUBE 3 RGPV, for permitting us to conduct this workshop for the benefit of the students. I would also like to thank Shri Shyam Rathore, Chairman Truba Group, for his constant motivation in organizing such type of events for the upliftment of the students. I would also like to express my sincere gratitude to Dr. Rajiv Arya, Director TIIT, for his continuous guidance and support in organizing the event. I am thankful to Professor Nishi Pandey, co-coordinator of this event, and all other organizing team members who work behind the scene for this event to happen. Last but not the least, I am highly thankful to all the participants for their active participation by attending the sessions, without which the event will not be successful. Thank you, everyone. Thank you so much, ma'am. If anybody wants to give any feedback, I think no one. Feedback link is posted in the chat box. So please fill the feedback form. This is required for certificates. Now, thank you, Sudesh sir. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for inviting. It was great time here. Hopefully, we'll meet again after some lockdown is over. Okay. Okay, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you.